यूक्लिड वलय में हम यूक्लिड वलय की परिभाषा और सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। उसी में आगे 4.3 थ्योरम करने जा रहे हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन एन यूक्लिडियन रिंग आर एवरी आइडियल आई इज ऑफ द फॉर्म A0R फॉर सम A0 बिलोंग्स टू I। इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई भी यूक्लिड वलय की गुंजावली है I, गुंजावली वो सारी कंडीशंस अप्लाई करती हैं। A और B दो एलिमेंट लेके चलें तो A माइनस बी भी I का एलिमेंट बनता है। एक एलिमेंट R का और दूसरा एलिमेंट I का लेके चलते हैं तो A इंटू अल्फा जो होगा वो भी हमारे पास I का ही एलिमेंट बनेगा। ये हम प्रूव कर चुके हैं, गुंजावली की डेफिनेशंस में कर चुके हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर R एक यूक्लिड वलय है और A0 I का एलिमेंट है तो इस I को A0 R के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी I जो है वो A0 R के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। A0 R का मतलब क्या है? रिंग के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको A0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो हमारे पास गुंजावली बनेगी वो I बनेगी, I गुंजावली से व्यक्त होगा। ये हमें प्रूफ करना है। इसमें इसको प्रूफ करने के लिए कुछ कंडीशंस ले लेते हैं। इसमें प्रूफ है इसका, माना R यूक्लिड वलय I गुंजावली है A0, कोई भी I का एलिमेंट लेके चलते हैं, ये A0 न्यूनतम अवयव है। न्यूनतम अवयव का मतलब मिनिमम वैल्यू है A0। सबसे छोटा जो एलिमेंट है I के अंदर वो A0 है, हम ये लेट करके चल रहे हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर A I से बिलोंग करता है तो फंक्शन A D के विद रिस्पेक्ट D ऑफ A0 की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू होगी D ऑफ A से, यानी कोई भी अदर एलिमेंट लेके चलेंगे I का वो A0 से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू को डिफाइन करता है। हमें इसमें शो करना है टू शो दैट I इज इक्वल्स टू A0R वेयर A0 बिलोंग्स टू I। हमें यह प्रदर्शित करना है कि I को हम A0R की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां R जो हमारे पास A0 जो है वो I का एलिमेंट है, हमारे पास I से डिफाइंड होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मान लेते हैं A जो है वो I का एलिमेंट है। अभी अभी हमने किया A में अगर A0 का डिवाइड किया जाए, भागफल विधि है, यूक्लिड के अंदर हमने परिभाषित किया था यूक्लिड वलय में भागीय विधि यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग होता है। A0 का भाग देंगे तो भागफल जरूर आएगा और उसके साथ में एक आएगा शेषफल के रूप में परिभाषित होगा। यहां शेषफल का मान या तो 0 होगा और या फिर शेषफल का मान जो है वो A0 से क्या होगा, स्मॉलर, दोनों में से एक कंडीशन को डिफाइन करेगा। अगर R जो है, यहां एक और पार्ट था हमारे पास, जो R होता है और Q है वो दोनों ही किससे रिलेटेड होते हैं, हमेशा गुंजावली से, I से रिलेटेड होंगे। I भी एक हमारे पास गुंजावली है, इसके अंदर Q A0 का भाग देने पर, A0 का भाग देने पर Q भागफल बचेगा और R शेषफल के रूप में परिभाषित होगा। अब अगर हम ये मान लें कि R स्मॉलर देन है A0 से, तो इसका मतलब D ऑफ R भी स्मॉलर देन होगा D ऑफ A0 से। लेकिन हम कह रहे थे A0 सबसे छोटा अवयव है, यहां कह रहे हैं R भी इससे छोटा अवयव आ गया जो बिलोंग करता है I से, जो असंभव है। अगर ये असंभव है तो इसका मतलब R की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। अगर R की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, इसका मतलब A को हम किस रूप में लिख सकते हैं, Q इंटू A0 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ Q जो है वो R का एलिमेंट भी होगा क्योंकि I सबसेट है R का,
अगर आर का एलिमेंट होगा तो एक एलिमेंट लिया था हमने ए जो आई का एलिमेंट है और हम इसको q इंटू ए जीरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि आई का जो भी एलिमेंट होगा वो सभी के सभी ए जीरो इंटू एक्स के रूप में लिख पाएंगे, जहां एक्स जो होगा वो आर का कोई ना कोई एक एलिमेंट प्रदर्शित किया जा सकता है, जो हमें थ्योरम में प्रूफ करना था। थ्योरम नंबर 4 है, प्रत्येक यूक्लिडीय वलय में इकाई अवयव होता है। इकाई अवयव का मतलब क्या है? सबसे पहले अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हमारे पास इसमें विद्यमान है तो इस इकाई अवयव का मतलब होगा कि यहाँ इकाई अवयव है, ओनली इकाई नहीं है। दो टॉपिक थे, यूनिट और यूनिट्स। ये यूनिट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिटी एलिमेंट का मतलब हमारे पास कि किसी भी नंबर से उसका मल्टीप्लाई किया जाए या सेकंड ऑपरेशन अप्लाई किया जाए तो वो उसी नंबर के इक्वल आना चाहिए। हमें यहाँ ये प्रूफ करना है कि प्रत्येक यूक्लिड वलय में इकाई अवयव यानी तत्समक विद्यमान रहता है, यानी प्रत्येक यूक्लिड वलय तत्समकी वलय होता है। ये हमें प्रूफ करना है इसमें, ठीक है। ये हमें क्या प्रूफ करना है इसमें? प्रत्येक यूक्लिड वलय एक तत्समकी वलय होता है, ये सिद्ध करेंगे। चाहे उसको इस रूप में लिख लो कि प्रत्येक यूक्लिड वलय में इकाई अवयव होता है, और या फिर इस तरह से रीड कर लो कि प्रत्येक यूक्लिड वलय तत्समकी वलय होता है, सिद्ध कीजिए। दोनों डेफिनेशन, दोनों थ्योरम से एक जैसी हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम मान के चलते हैं, इसमें माना आर यूक्लिड वलय है। अब अगर यूक्लिडीय वलय है तो अभी अभी एक थ्योरम की थी कि प्रत्येक वलय की जो गुंजावली होती है उस गुंजावली को ए जीरो इंटू आर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां ए जीरो सबसे छोटा अवयव माना जाता है। तो इसका अर्थ ये हो गया, हमने एक थ्योरम ये भी की हुई है कि प्रत्येक वलय जो है वो खुद की गुंजावली होती है। तो आर की गुंजावली आर स्वयं भी होती है, अतः आर के प्रत्येक अवयव को ए जीरो आर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां ए जीरो आर का एलिमेंट, यानी ए जीरो कोई भी एक आर का एलिमेंट लेके चल लें, क्योंकि आर एक खुद की भी गुंजावली होती है और हमें अभी अभी प्रूफ किया था कि प्रत्येक गुंजावली को ए जीरो आर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब आर का प्रत्येक अवयव ए जीरो आर के रूप में व्यक्त हो सकता है। अगर ए जीरो आर के रूप में व्यक्त हो सकता है तो इसमें ए जीरो भी आएगा, इसको भी हम ए जीरो इंटू सी के रूप में लिख सकते हैं। ये लाइन समझ में आई कि आर का प्रत्येक अवयव ए जीरो आर के रूप में लिखा जा सकता है। ए जीरो भी आर का अवयव है, इसका मतलब इस ए जीरो को भी किसी न किसी दो अवयवों के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें एक तो ए जीरो खुद होगा और दूसरा सी के रूप में परिभाषित होगा। यूक्लिड वलय में आर जो होता है वो क्रम विनिमय वलय होता है, इसका मतलब ये जो बराबर होगा वो सी इंटू ए जीरो के भी बराबर होगा। अब हम ये चेक करेंगे क्या सी जो है वो तत्समक है या नहीं है। इसको प्रूफ करने के लिए एक और एलिमेंट लेके चलते हैं जो आर का एलिमेंट है, और कुछ इस प्रकार से हम लिख के चलते हैं कि ए जीरो इंटू बी के रूप में लिखा जा सकता है। ए जीरो इंटू बी का मतलब क्या है कि हमने ये कहा था कि प्रत्येक अवयव को ए जीरो गुणा आर के रूप में लिख सकते हैं। ए इसका अवयव है तो ए जीरो के गुणा में कोई अन्य अवयव लेते हुए उसका ए जीरो से गुणा करने पर ए के बराबर होगा, ये मान के चलते हैं। हम ए इंटू सी को कैलकुलेट करेंगे। ए इंटू सी का मतलब ए जीरो बी इंटू सी बनेगा। इसको सॉल्व करें, साचर्यता का नियम पालन करता है, बी सी के इक्वल आएगा। आर यूक्लिड वलय की पहली परिभाषा हमारे पास ये थी कि आर एक क्रम विनिमय वलय होता है, इसको सी इंटू बी लिख सकते हैं। सी इंटू बी के अकॉर्डिंग इसको ए जीरो सी इंटू बी लिखा जा सकता है। साचर्यता का नियम फिर से पालन कर रहा है। ए जीरो सी जो था वो ए जीरो के इक्वल था, इसलिए ए जीरो इंटू बी के रूप में लिखा जा सकता है।
और A0 भी A के इक्वल था, इसका मतलब ये A के इक्वल बन सकता है। अर्थात AC जो है वो बराबर है A के, और ये क्रम विनिमयता का नियम पालन करता है, इसलिए ये बराबर होगा CA के। तो AC बराबर है A के और ये बराबर है CA के। इसका अर्थ हो गया कि C जो है वो तत्समक है, और ये C R में विद्यमान है, इसलिए प्रत्येक यूक्लिड वलय में तत्समक होता है। जो हमें प्रूफ करना था। इस थ्योरम में हमें 4.6 में एक R यूक्लिड वलय यूक्लिड रिंग गिवन है। ए बी कोई भी दो एलिमेंट्स हैं R के। हमें यह प्रूफ करना है कि A एंड B का GCD महत्तम सार्वभाजक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर वो D है। इस D को हम लैम्डा A प्लस म्यू B के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमें गिवन है। वेयर लैम्डा एंड म्यू आर एनी कांस्टेंट बिलोंग्स टू R, A एंड B एनी टू वैल्यूज बिलोंग्स टू R। तो A और B का जो कॉमन डिवीजर होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, महत्तम सार्वभाजक, वो D है, ये हमें प्रूफ करना है। महत्तम सार्वभाजक की परिभाषा क्या थी? एक ऐसा हमारे पास मान जिसमें दोनों संख्याओं में भाग जाता हो, अन्य कोई संख्या अगर उन दोनों में भाग जाता है तो उसका D में भी भाग जाना चाहिए। सार्वभाजक की डेफिनेशन क्या थी कि अगर D का A में भाग जाता है और D का B में भी भाग जाएगा, अगर D जो है वो GCD है AB का, A और B का अगर GCD है तो D का भाग A में भी जाएगा और D का भाग B में भी जाएगा। अगर अन्य कोई संख्या C ऐसी है जिसका A और B दोनों में भाग जा रहा है तो इस C का D में भी भाग जाना चाहिए। अगर C का D में भी भाग जाता है तो D GCD है, अगर C का D में भाग नहीं जाता तो ये GCD नहीं होगा और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर नहीं आएगा, महत्तम सार्वभाजक नहीं होगा। एक तरह से HCF है ये, और कुछ नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते देते हैं, यहाँ कॉमन डिवीजर कह रहे हैं, एक ही बात है इसमें। इसको प्रूफ करने के लिए हम S एक सबसेट लेके चलते हैं R का, जिसमें S इज इक्वल्स टू हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि लैम्डा A और म्यू B, यहाँ S A और T B की फॉर्म में उसने दिया हुआ है, सच दैट S एंड T बोथ आर बिलोंग्स टू कैपिटल R। इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिसमें S A प्लस T B के रूप में व्यक्त होता है। S में सिर्फ वही एलिमेंट्स हैं जिसमें A और B को S और T कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर जो रिजल्ट आता है उस फॉर्म में S के सारे एलिमेंट्स प्राप्त होते हैं, जहां S और T R यानी यूक्लिड वलय के अवयव को परिभाषित करता है। इसमें मान लेते हैं D एक एलिमेंट है जो S का एलिमेंट है। कुछ इस प्रकार से एलिमेंट है कि S जो है वो D से भाजक है, यानी S का प्रत्येक अवयव जो है वो D से विभाजित होता है। हम ये लेट करके चलते हैं कि इसमें जितने भी अवयव आएंगे D इसका खुद का एलिमेंट बनेगा एक तो S का, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे D से विभाजित होते हैं। D इन जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें उन सब का भाजक है। चाहे S में मान लो 2 का भाग जा रहा है तो S सम संख्याओं का एक कोई भी अवयव बन जाएगा हमारे पास समुच्चय, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 4 के गुणज होंगे, 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 5 का गुणज होगा, तो 5 इसमें शामिल है और 5 का प्रत्येक संख्या में इसमें भाग जाता है। हम ये मान के चलते हैं, एक परिभाषित करके चलते हैं। अब हमने ऊपर लिया है कि D जो है वो A को भी विभाजित करेगा तथा D जो है वो B को भी विभाजित करेगा, क्योंकि S के अंदर S और T दोनों R के अवयव हैं। R में यूक्लिड वलय का मतलब 0 भी इसमें विद्यमान होता है। अगर 0 इसमें विद्यमान होता है तो 0 लेने पर 0 इंटू A और ये 1 इंटू B, अभी हमने कहा था तत्समक भी इसमें विद्यमान होता है, इकाई लेके चलें तो B भी इसका अवयव और A भी इसका अवयव है। D का भाग A में भी जाएगा और D का भाग B में भी जाता है। हम ये लेके चलेंगे। हमें D को GCD प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए माना एक एलिमेंट C
जिसका ए में भी भाग जाता है और सी का बी में भी भाग जाता है, हम ये लेके चलते हैं। स्टार्टिंग में हमने किया था, अगर किसी अवयव में किसी अन्य संख्या का भाग जाता है तो उसके किसी गुणज के रूप में अगर व्यक्त कर दें लैम्डा ए के रूप में, तो उसमें भी भाग जाएगा। इसी प्रकार सी में म्यू बी का भी भाग जाएगा। अगर सी का भाग इन दोनों में जाता है तो उस स्थिति में सी का भाग इन दोनों के जोड़ में भी जाएगा, यानी लैम्डा ए प्लस म्यू बी के रूप में जो व्यक्त होगा उसमें भी भाग जाएगा। इस रूप में अगर भाग जाता है तो सी का भाग डी में भी जाता है, क्योंकि डी पहले से दे रखा है उसने, लैम्डा ए प्लस म्यू की बी के बराबर है। डी का भाग ए और बी दोनों में जा रहा था। सी एक और संख्या थी जिसका ए और बी में भाग जाता है। हम कह रहे हैं सी भी डी को डिवाइड करती है। अगर सी डी को डिवाइड करती है इसका मतलब जी सी डी जो होगी वो ए और बी की डी से व्यक्त होगी, जो हमें सिद्ध करना था।